नमस्कार साथियों, मैं दिलीप पवार हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बी.आर. बिरला गवर्नमेंट कॉलेज, नागौर। तो कल अपन ने ऑनलाइन डिस्कशन के तहत आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अपन ने चर्चा की थी, और उसी क्रम में आज अपन लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत के बारे में अपन थोड़ी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत क्या हैं? साहित्यिक स्रोत वह स्रोत हैं जो लिखित रूप के अंदर हैं। जैसे कोई भी किताबें जो प्राचीन भारत में लिखी गई, जैसे वेद हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, या किसी भी तरह की किताब जो प्राचीन भारत में लिखी गई है जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, वह सभी लिखित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। अबुल फजल जो अकबर के समय में एक लेखक था, एक रचनाकार था, उसने लिखित स्रोत के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही है। उसको आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए, जिससे आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। दिस इज लाइक गोल्डन लाइन्स इन हिस्ट्री। तो अबुल फजल क्या कहता है लिखित स्रोत के बारे में? लिखित स्रोत से उसका अभिप्राय यहाँ पे क्या है? लिखित शब्द, रिटन वर्ड्स। ही टॉक्स समथिंग अबाउट रिटन वर्ड्स। अबुल फजल क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो अबुल फजल कहता है, द रिटन वर्ड्स मे एम्बॉडी विजडम ऑफ बायगोन एजेस। इसका क्या मतलब हुआ? जो लिखित शब्द हैं उसने अपने अंदर गुजरे हुए जमाने की बुद्धिमत्ता को निहित कर रखा है। इसका क्या मतलब है? जो रिटन वर्ड्स हैं, जो लिखित शब्द हैं, वो बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। These written words have wisdom। और उसके बाद आगे अबुल फजल क्या कहता है? एंड दे मे बिकम अ मीन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। यानी जो रिटन शब्द हैं, जो यहाँ पे रिटन वर्ड्स हैं, वह एक जरिया बन सकते हैं बौद्धिक विकास का। दे मे बिकम अ मीन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। इसके बाद आगे अबुल फजल दोबारा कहते हैं, रिटन वर्ड्स आर ब्लैक नॉट विथ स्टैंडिंग थाउजेंड रेज विद इन इट। यानी अबुल फजल यहाँ पे क्या कह रहा है? जो लिखित शब्द हैं वो काले हैं, इसके बावजूद भी उनमें कम से कम 1000 किरणें हैं प्रकाश की। लिखित शब्द दिखने में काले हैं, लेकिन वास्तव में उनमें प्रकाश रूपी ज्ञान की हजारों किरणें विद्यमान हैं। और उसके बाद अबुल फजल आगे क्या कहता है? रिटन वर्ड इज अ ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज स्पीकिंग दो डम्ब स्टेशनरी येट ट्रेवलिंग। इसका क्या मतलब है? जो लिखित शब्द है वह काले मेघ, काले बादल के समान है, जिसमें ज्ञान निहित है। आगे क्या कहता है? जो लिखित शब्द हैं वह गूंगे हैं। शब्द गूंगे हैं, कुछ बोलते थोड़ी ना है, लेकिन गूंगे होने के बावजूद भी शब्द बहुत कुछ कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं, खूब सारी जानकारी देते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी देते हैं। वो गूंगे हैं, उसके बावजूद भी बोलते हैं। और जो लिखित शब्द है एक ही जगह पे रहते हैं, दे आर स्टेशनरी, केवल एक ही जगह पे रहते हैं, उसके बावजूद भी दूर दूर तक यात्राएं करते हैं। जो लिखित शब्द कैसे यात्रा कर सकता है दूर दूर तक? ज्ञान के माध्यम से, लोगों के विचारों के माध्यम से जो लिखित शब्द हैं वो दूर दूर तक यात्रा करते हैं और सभी सीमाओं को लांघ कर देश परदेश तक अपने ज्ञान को फैलाते हैं। तो लिखित शब्द के महत्व के बारे में अबुल फजल ने यहाँ पे चर्चा की है। इन लाइंस को आप कभी भी किसी भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर 100% इम्प्रेस होगा, क्योंकि ये जो कलेक्शन है कई सारे नोट्स को तैयार करके मैंने इसको ढूंढा है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। जो लिखित स्रोत हैं उसके महत्व के बारे में अपन चर्चा करते हैं। लिखित स्रोत से हमें राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण देना जरूरी है, अपन यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की जो किताब है उससे हमें राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारी मिलती है। एक दूसरी किताब है कामंदक द्वारा लिखित नीतिसार। तो यह किताब गुप्त काल से संबंधित है और इसमें भी गुप्तकालीन प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कामंदक लिखित नीति सार। अब इसके बाद हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की भी झलक मिलती है लिखित स्रोतों से। जैसे वेद, वेद के अंदर हमें सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। धर्म सूत्र के अंदर हमें सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी मिलती है। तो इन सभी किताबों में हमें सामाजिक संस्थाओं और उनकी कार्य प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है। सामाजिक नियम किस प्रकार के थे, किस प्रकार से समाज में लोग अपना जीवन यापन किया करते थे, उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है।
फिर तीसरा पॉइंट है कि इन लिखित स्रोत के माध्यम से हमें आर्थिक जानकारी भी मिलती है, यानी आर्थिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण देना जरूरी है यहाँ पे, जैसे अर्थशास्त्र से हमें करों के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापारिक मार्गों के बारे में जानकारी मिलती है, अनेक प्रकार के काम धंधे जो उस समय प्रचलन में थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, अनेक प्रकार के प्रशासनिक पदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर जैसे संगम युग की जो किताबें हैं उससे हमें तमिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, संगम किताबों के बारे में जो दक्षिण भारत से संबंधित हैं। फिर जो धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक जीवन के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? ऐसा कहा जाता है कि जो साहित्यिक स्रोत भारत में मिले हैं, प्राचीन भारत में मिले हैं, अधिकांशतः धार्मिक जानकारी देते हैं। ये एक आलोचनात्मक पहलू भी है, लेकिन वास्तव में लिखित स्रोत जो 80% है केवल धर्म के बारे में बता रहे हैं। तो धर्म के बारे में हमें बहुलता से जानकारी लिखित स्रोत के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा विज्ञान और तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिलती है लिखित स्रोत के माध्यम से। कैसे मिलती है अपन यहाँ पर उदाहरण देंगे। चरक संहिता किताब जो मेडिकल नॉलेज के बारे में दर्शाती है। सुहस्त्र संहिता किताब है, उससे भी हमें मेडिकल नॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर तीसरी किताब है आर्यभट्टियम, जिससे हमें खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें विज्ञान और तकनीक के बारे में भी लिखित स्रोतों से जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद जो विदेशी संबंध है राजाओं के, उनकी प्रकृति के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। द नेचर ऑफ फॉरेन रिलेशन इज ऑल्सो रिवील्ड बाय दीज लिटरेरी सोर्सेज। जैसे मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संबंध थे, और जो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस नेक्टर एक यूनानी सेनापति था जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में राज कर रहा था, यूनान का था। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस नेक्टर के बीच में जो भी संबंध थे, जो भी विदेशी संबंध कायम है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज एक रचनाकार जो प्राचीन भारत में रहा है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हमें युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, सीमाओं के बारे में जानकारी मिलती है लिखित स्रोत के माध्यम से। साम्राज्य का उदय हुआ, साम्राज्य का पतन हुआ, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रकृति में जो धीरे धीरे बदलाव है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे कुछ समय के लिए भारत में राजतंत्र रहे हैं, मुख्यतः राजतंत्र रहे हैं, फिर कुछ समय के लिए गणतंत्र भी रहे हैं भारत में, रिपब्लिक जिसे कहते हैं, गणतंत्र। तो इसके बारे में हमें राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर जैसे बाणभट्ट की जो किताब है हर्षचरित, बाणभट्ट की किताब के अंदर राजा हर्षवर्धन की सैनिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई है, तो उसकी हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है, यानी युद्धों के बारे में जानकारी मिल रही है, मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। फिर इसके बाद अपन साहित्यिक स्रोत की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस, सीमाएं मतलब इनका आलोचनात्मक पहलू, इनमें कमियां क्या रही जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। सीमाएं क्या है, नेगेटिव चीज यहाँ पे क्या है। सबसे पहला ये है कि वैदिक युग के पूर्व में हमें लिखित स्रोत से किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जो लिखित स्रोत है मुख्यतः वैदिक युग से ही प्रारंभ हुए हैं। उससे पहले का समय वो बहुत लंबा समय, जैसे मानव इस पृथ्वी में कब अस्तित्व में आया, जब प्रस्तर युग की स्थापना हुई विश्व के अंदर। प्रस्तर युग हो गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, प्रस्तर युग हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, ताम्र पाषाण काल हो गया। ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। मानव सभ्यता का 99% हिस्सा इसी समय में निहित है। तो यानी इस 99% समय से संबंधित हमें लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है। तो लिखित साक्ष्य की एक प्रकार की सीमा है। वैदिक युग के साथ ही हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगे, जिससे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिल जाती है, लेकिन वैदिक युग से पूर्व हमें 99% जो ऐतिहासिक हिस्सा है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर अगला पॉइंट क्या है, आलोचना से संबंधित जो लिखित साक्ष्य हैं, दे लैक ट्रू हिस्टोरिकल कैरेक्टर। इनमें जो ऐतिहासिक प्रकृति है उसका अभाव है, यानी ऐतिहासिकता का अभाव है। जो लिटरेरी सोर्सेज यानी इतिहास की हमें एग्जैक्ट जानकारी लिखित स्रोत से नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती?
क्योंकि उनमें क्रोनोलॉजी का अभाव है। अब क्रोनोलॉजी यहाँ पे क्या है, काल क्रम, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, किस घटना की कौन सी तिथि, इसके बारे में मुख्यतः हमें लिखित स्रोत में जानकारी ही नहीं मिलती। दे कम्प्लीटली लैक क्रोनोलॉजी। और जो भी लिखा गया लिखित स्रोत में एक कहानी की तरह बताया गया है, एक इतिहास के दृष्टिकोण से उन चीज़ों को नहीं लिखा गया। तो यह इसकी सीमा है कि क्रोनोलॉजी लैक करिए, कालक्रम का अभाव है और एक कहानी की तरह घटनाओं को बताया गया है। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है कि जो लिखित स्रोत हमें कंटिन्यूस बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। कंटिन्यूस बेसिस पे इसका क्या मतलब है, हमें निरंतर तौर पर लिखित स्रोत हमें मिलते ही नहीं है। जैसे बीच में कुछ ऐसा भी समय आएगा जिसके में लिखित स्रोत तो बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। तो हमें कंटिन्यूटी में लिखित स्रोत से हमें जानकारी नहीं मिल पाती, बीच में गैप है। फिर इसके बाद आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं अभी यूज करूंगा जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ता है उसके लिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंटरपोलेशन मैं इंग्लिश में लिख के भी आपको बताता हूँ इसकी स्पेलिंग। इंटरपोलेशन ऑब्लिक एक्स्ट्रापोलेशन, ये दो शब्द हैं, हो सकता है कि आपको क्लियर दिख रहे होंगे, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो वैदिक टेक्स्ट से हमें जानकारी मिलती है, जैसे वैदिक युग जिस भी समय रहा है उस समय वैदिक स्रोत की रचना नहीं हुई। जब वैदिक युग चल रहा था उस समय जो वेद से संबंधित जो भी जानकारी थी वो केवल लोगों के दिमाग में थी। इट्स लाइक कि जो फादर है उसने वह वेद से संबंधित जानकारी अपने बेटों को दी, बेटे ने अपने बेटों को दी, फिर बेटे ने फिर दोबारा अपने बेटों को दी। इस तरीके से जानकारी है जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रही। लेकिन उसको लिखित फॉर्म जब वैदिक युग खत्म हो गया, कम से कम 500 साल अपन आगे निकल गए, उसके बाद उनको वैदिक युग को लिखित रूप दिया गया। इसका मतलब क्या है, वैदिक युग 500 साल पहले घटित हुआ लेकिन जो वैदिक किताबें वो 500 साल के बाद लिखी गई। यानी इतने लंबे समय के पश्चात जब अपन वैदिक युग के बारे में लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समय के साथ बदल जाएंगी, लोगों को याद ही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने दादा से सुना, अपने परदादा से सुना कि क्या वैदिक युग में हुआ होगा। तो उन चीज़ों को 500 साल के बाद लिखा गया, इसलिए बहुत सारा इतिहास में जानकारी में बदलाव आ गया समय के साथ। इसलिए हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वैदिक युग के बारे में वैदिक टेक्स्ट से नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन। इनकी रचनाएं बाद में हुई है, जबकि किस समय की बात कर रही है, 500 साल पहले के समय की बात कर रही है। तो उसी प्रकार से हम अर्थशास्त्र के बारे में भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्र को लिखित फॉर्म मौर्य युग में नहीं दिया गया। अर्थशास्त्र मुख्यतः मौर्य युग के बारे में बात कर रही है, लेकिन इस किताब को लिखित रूप बहुत बाद में दिया गया, उत्तर मौर्य काल में दिया गया, कम से कम 300-400 साल के बाद लिखा गया। तो इसलिए जब लिखा गया तो इसमें कई सारी चीज़ अनावश्यक आ गई जिसकी जरूरत नहीं थी, या कुछ चीज़ उन्होंने गलत लिख दी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन इंटरपोलेशन कहते हैं, या बहुत बड़ी सीमा है, बहुत बड़े लिमिटेशन है लिटरेरी सोर्स का। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, बहुत कॉमन पॉइंट है इसके बाद, राइटर्स बायस। राइटर्स बायस यहाँ पे क्या है, जो भी रचनाकार है, किसी भी रचनाकार ने किसी किताब को लिखा तो जो भी उसकी मानसिक धारणाएं हैं, जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, जो भी उसकी विचारधारा है, वह उसकी किताब में जरूर प्रतिबिंबित हो गई। तो उसकी जो विचारधारा है वो एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ देती है। एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि रचनाकार की जो विचारधारा है वो बीच में आ जाती है। अब जैसे अपन बात करें, कई सारे जो रचनाकार थे उनको राजा के द्वारा नौकरी पे रखा गया, राजा ने उनको आश्रय दिया, खूब सारे धन दौलत दी इतिहास लिखने के लिए। तो वो क्या करेंगे, राजा की केवल तारीफ ही तारीफ करेंगे, राजा की वो आलोचना कर ही नहीं सकते। तो उसको राइटर्स बायस कहते हैं। आज के समय भी है, कोई भी व्यक्ति किताब लिखेगा तो उसकी विचारधारा तो उसमें प्रतिबिंबित होगी। तो इस प्रकार से लिटरेरी सोर्सेज की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जैसे अपन बात करते हैं बाण भट्ट के बारे में, बार बार बाण भट्ट का नाम आता है। बाण भट्ट की जो किताब है हर्षचरित, उसमें इस किताब में बाण भट्ट ने केवल हर्षवर्धन की तारीफ की, उसके सैनिक उपलब्धियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन हर्षवर्धन अगर कोई युद्ध हार भी गया होगा तो उस पार्ट को इस किताब में स्किप कर लिया। तो जब इतिहासकार इतिहास लिखने बैठेगा बाण भट्ट की किताब के आधार पर, तो सही प्रकार से इतिहास नहीं लिख पाएगा ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि हर्षवर्धन कुछ युद्ध हार भी गया था। तो इस प्रकार से राइटर्स का जो बायस है, जो उसकी विचारधारा है, वह
बीच के अंदर आती है। इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि सीमा के अंदर क्या है, जैसे मैं पहले इसके बारे में बात कर चुका हूँ। जो लिखित स्रोत हैं अधिकांशतः धर्म से डील करते हैं, दे आर बेसिकली डीलिंग विद द रिलीजन। और सेकुलर लिटरेचर बहुत कम है। सेकुलर लिटरेचर का क्या मतलब है, जो लौकिक साहित्य है, जो गैर धार्मिक साहित्य, जो धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर अपन बात करें तो 80% जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो रिलीजन से डील कर रही है, केवल 20% लौकिक साहित्य यानी सेकुलर साहित्य है, जिससे हमें गैर धार्मिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो यह भी इसकी एक सीमा है, बैलेंस नहीं है। अधिकतर किताबें धर्म के बारे में बात कर रही हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि यह जो किताबें हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज है, बेसिकली दे आर डीलिंग विद द किंग्स, पैलेसेस, एलीट पीपल एंड नोबल क्लास। इसका क्या मतलब है, यह जो किताबें, इससे हमें केवल राजनीतिक जानकारी मिलती है, राजा के बारे में जानकारी मिलती है, राजा के अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है, कुलीन वर्ग के बारे में जानकारी मिलती है। कुलीन वर्ग कौन सा वर्ग होता है, जो विशेषाधिकार वाला वर्ग होता है, जिसको खूब सारी शक्तियां दे रखी है, खूब सारे विशेषाधिकार दे रखे हैं, जैसे राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो ब्राह्मण वर्ग है। तो इन्हीं के बारे में हमें लिखित सोर्स से जानकारी मिलती है। जनमानस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसको हिस्ट्री में कहा जाता है हिस्ट्री फ्रॉम अबव। ऊपर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिल गई, लेकिन जो नीचे का इतिहास है उसके बारे में हमें लिखित सोर्स से जानकारी नहीं मिलती। नीचे का इतिहास किसका इतिहास है, नीचे का हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे का इतिहास है किसानों के बारे में, जो लुटेरे रहे हैं, जो बैंडिट्स रहे हैं उनके बारे में, जो गरीब व्यक्ति रहा है उसके बारे में, जो मिडिल क्लास लोग रहे हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज डील विद द हिस्ट्री फ्रॉम अबव। फिर इसके अगला पॉइंट ये है कि ये जो लिखित स्रोत हैं, इनकी जो भाषा है वो बहुत ही कमज़ोर है। दे हैव ए वेरी वीक लैंग्वेज। अब कैसे वीक लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी भाषा कमज़ोर है। इस प्रकार से जो इतिहासकार है वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन करता है उसका, तो अलग अलग व्याख्याएं निकल के आती है लिखित स्रोत से। कोई लिखित स्रोत है उसके बारे में एक इतिहासकार कुछ कहेगा, एक इतिहासकार कुछ कहेगा, तीसरा इतिहासकार कुछ और कह देगा। तो वी गेट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज। इससे भी इतिहास में कन्फ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट चीज़ हमारे सामने नहीं आ पाती। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस प्रकार से लैंग्वेज वीक है। अपन पुराण के बारे में बात करते हैं, लेकिन पुराण की जो भाषा है किस प्रकार की भाषा है। पुराण के अंदर फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रखी है, भविष्य के बारे में बात करके। जिन्होंने भी पुराण की रचना की, जिस विद्वानों ने, उन्होंने उसमें क्या लिखा, आज से 500 साल के बाद सातवाहन युग आएगा, सातवाहन युग का संस्थापक ये राजा होगा, उसका बेटा 200 साल तक राज करेगा, उसका बेटा 100 साल तक राज करेगा। तो भविष्य में उन्होंने बात की है। तो इससे भी इतिहास लिखने में कंफ्यूजन होता है। वास्तव में वो यह कहना चाहते थे कि हमारे पास दिव्य शक्ति है, हम आज किताब लिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है 300 साल के बाद कौन सा राजा आएगा, कौन सा वंश आएगा, कौन सा सूर्य वंश आएगा, कौन सा चंद्र वंश आएगा। तो अपनी दैविकता दिखाना चाहते थे, उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। तो इससे भी इतिहासकार के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फिर अगला पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो लिखित स्रोत हैं उसमें टाइम पीरियड मेंशन्ड नहीं है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, कालक्रम, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। कालक्रम क्या है, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। जैसे महाभारत, रामायण, इसमें कोई डेट मेंशन्ड ही नहीं है। आपको अचंभा करोगे, एपिक हैं, महाकाव्य हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई डेट ही नहीं है, कौन सी घटना कब हुई, पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना हुई। तो क्रोनोलॉजी लैग करती है। तो कालिदास और अर्थशास्त्र है, आप अचंभा करोगे, इसमें भी कोई डेट नहीं है। देर आर नो डेट्स इन कालिदास, द वर्क ऑफ कालिदास एंड अर्थशास्त्र। तो इस प्रकार से इनमें समय काल या कालक्रम का अभाव है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट यह है कि टेक्निकल प्रोग्रेस यानी तकनीकी विकास के बारे में हमें लिखित सोर्स से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि तकनीकी विकास के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी। अगर अपन को कोई मूर्ति मिलती है तो हमें पता लगेगा कि मूर्ति को किस प्रकार से बनाया जाता रहा, उसको बनाने का प्रोसेस क्या था, किस प्रकार की टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन लिखित स्रोत पढ़ के तो हम टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं ले सकते ना। अगर हमारे हाथ में पुराने समय का कोई सिक्का आएगा तो अपन देख सकते हैं किस धातु का बना हुआ है, इसको कैसे बनाया होगा, किस चीज़ से बना है, किस किस चीज़ों के मिश्रण से सिक्का बना है। तो तकनीकी विकास के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त होती है। लिखित स्रोत के माध्यम से इतनी तकनीकी विकास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती।
अभी लास्ट में मैं एक लाइन आपको कहना चाहूँगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने कहा कि लिखित स्रोत में राइटर्स बायस होता है। राइटर्स बायस का क्या मतलब है? जो रचनाकार है वो राजा की तारीफ ही तारीफ करेगा। मैं एग्जैक्ट लाइन बोलता हूँ। जैसे एक किताब है मिताक्षरा, मिताक्षरा विजनेश्वर, इसके बारे में सवाल आ रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, विजनेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा। इस किताब में कल्याणी चालुक्य का राजा है विक्रमादित्य फोर, उसके बारे में बात की, उसकी खूब तारीफ की। अभी वो कैसे कैसे लाइनें उसमें लिखी गई है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। नाइदर देयर वॉज नॉर इज नॉर विल बी ऑन दिस अर्थ रूलर लाइक विक्रम मार्क ऑफ कल्याणपुरा, एंड वी हैव नॉट हर्ड नॉर सीन एनीवन लाइक हिम। इस प्रकार से तारीफों के पुल बांध रखे हैं इन किताबों में। तो इस समय इतिहास के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो इसी के साथ ही अपन यह चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में अपन आगे के क्रम के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए।